नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में देवभूमि रजत उत्सव और शीतकालीन चारधाम यात्रा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन, श्रद्धालुओं और पर्यटन प्रेमियों ने भाग लिया। तो वहीं सीएम धामी ने कहा, ये खास पर्यटन महोत्सव हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। अभी पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। पहले पर्यटन सिर्फ कुछ महीनों तक ही चलता था। वहीं पीएम मोदी ने अपने रेडियो शो मन की बात में लोगों से उत्तराखंड में सर्दियों में घूमने जाने की अपील भी की है। आगे बढ़ाने का बहुत सार्थक प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इस रजत उत्सव के माध्यम से जहाँ एक और राज्य में शीतकालीन चारधाम यात्रा को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं और लोक कलाओं के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में भी काम किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह रजत उत्सव निश्चित रूप से हमारी भावी पीढ़ी को संस्कृति, इतिहास और विरासत के प्रति उनकी भावना को और सशक्त करने का काम करेगी, बल्कि राज्य के तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ाने में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य के आंदोलनकारियों और उनके सपनों को साकार करने की दिशा में पूरी तरह से संकल्पित होकर काम कर रही है। जहां आज एक और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आज अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए भी उसको निरंतर स्थापित करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। जहां एक और केदारखंड हो या मानसखंड हो, उस क्षेत्र में सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वहीं हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार करने के साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शीतकालीन यात्रा की पहल प्रारंभ की, जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो कि 12 महीने पर्यटन की निरंतरता बनी रहे। सभी लोगों को केवल 6 माह का काम न मिले, बल्कि अब 6 माह नहीं, पूरे साल भर काम की निरंतरता बनी रहे। आज जहां हम एक और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में आज पूरे देश के अंदर हम विशिष्ट अपनी एक पहचान बनाने के लिए इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वहीं हम राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसे ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और माउंटेनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही हम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी हमारे राज्य के दोनों ही मंडलों में, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में एक एक स्पिरिचुअल जोन स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारी सरकार राज्य के पारंपरिक मेलों को, उत्सवों को और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य के अंदर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। आप सबको पता है 2023 में हमने राज्य के अंदर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था और पूरे देश और दुनिया के 50 देशों से भी अधिक देशों से लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया और उसमें हमने जहां 3,56,000 करोड़ के उनके साथ MOU हमारे निवेश के समझौते हुए थे, वहीं 1 लाख करोड़ से अधिक का हमको अभी ग्राउंडिंग करने में भी सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में एक बड़ी राशि है। इसके साथ ही हमने अनेक नीतियों में भी हमने परिवर्तन किया है, अनेक नई नीतियां भी बनाई हैं, 30 से अधिक नीतियां भी हमने बनाई हैं,
इसके साथ ही हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रही है, चाहे वो एक जनपद दो उत्पाद योजना हो या हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, जिसके माध्यम से आज हमारी राज्य के अंदर बहुत सारे स्वयं सहायता समूह, बहुत सारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले, चाहे वो हस्तशिल्प के क्षेत्र में हो, चाहे वो सिलाई के क्षेत्र में हो, चाहे बुनाई के क्षेत्र में हो या कोई मिलेट से संबंधित हो, उन सभी को आज देश और दुनिया के अंदर व्यापक पहचान दिलाने का काम इसके माध्यम से हो रहा है। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, बेड इन उत्तराखंड, होम स्टे और सौर स्वरोजगार योजना और लखपति दीदी योजना के माध्यम से हम प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बृहद रूप से मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उत्तरकाशी जनपद में भी 12,000 हमारी बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि अनेक चुनौतियों का और अनेक समस्याओं का सामना करने के बाद भी आज हमने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारी अभी हाल ही में जारी पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में 44% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है, जो अपने आप में हम सबको प्रोत्साहित होने के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही हमने किसानों की आय वृद्धि करने में भी देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी हम देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इतना ही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। यही नहीं, नीति आयोग भारत सरकार की 2023-24 की सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे राज्य को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हमें जहां पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बेस्ट वाइल्ड लाइफ, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, वहीं सतत पर्यटन के लिए वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में 1 to वॉच पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही हमारे 4 गांव जखोल, हरसिल, गूंजी और सूपी को देश भर में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार भी मिला है। वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यह हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि उत्तराखंड के साथ ही 25 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए अन्य 2 राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां हमारे से खनिज संपदा काफी ज्यादा है, उनकी तुलना में भी कई सारे क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। भाइयों बहनों, हम उत्तरकाशी जनपद के समग्र विकास और जनता के कल्याण के लिए अनेक विकास योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम जहां एक और जनपद उत्तरकाशी में हजारों करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न मोटर मार्गों सुधारीकरण और उनके पुनर्निर्माण का कार्य कर रहे हैं, वहीं क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ, सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए भी ठोस कदम उठा रहे हैं। आज जहां उत्तरकाशी में 23 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 50 बेड की क्षमता वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है, वहीं पुरोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत करके 46 करोड़ से भी अधिक की लागत से उप चिकित्सालय के रूप में विकसित किया गया है। इसके साथ ही मौरी, नौगांव में पीएचसी भवनों का निर्माण भी कराया गया है। यही नहीं, हमने एक और जहां क्षेत्र में प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया है, वहीं ऑल वेदर रोड के अंतर्गत सिलकारा टनल का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है, जिसका ब्रेक थ्रू पिछले वर्ष हो चुका है और जल्दी ही वो आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। उसके बनने के बाद एक बहुत सुविधा उस क्षेत्र के लोगों को होने वाली है, जिनको 20-25 किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा यमुनोत्री धाम में हेलीपैड का निर्माण कार्य भी कराया गया है। हमारी सरकार ने जहां एक और गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़कोड़, उत्तरकाशी मुख्यालय में 18 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कई स्थानों पर पार्किंग का निर्माण भी कराया गया है, वहीं 24 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से क्षेत्र में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का विकास भी किया है। हमने भागीरथी नदी के तट पर 9 करोड़ रुपए की लागत से भटवाड़ी और डुंडा में बाढ़ सुरक्षा के कार्य भी कराए हैं। इसके अतिरिक्त हम पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत मोरी, हरकीदून और जखोल को एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। साथ ही
वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत जादूंग में उत्सव मैदान का निर्माण भी करा रहे हैं ताकि सीमांत क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सर्जित हों। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन समय पर की गई तैयारी और त्वरित राहत बचाव कार्यों के द्वारा हम उनके होने वाले दुष्प्रभावों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। हमने सलकारा टनल हादसा हो या इसी वर्ष धराली आपदा हो, इसके समय में राहत और बचाव कार्यों को तत्काल रूप से प्रभावी ढंग से अंजाम दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की जान बचाने में भी हम सफल हुए। परंतु उस भीषण हादसे में हम सभी को कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए हैं। हम अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झीलें हैं उनकी निरंतर निगरानी के लिए आधुनिक सेंसर लगाने का कार्य भी कर रहे हैं। इसके साथ ही अर्ली वार्निंग सिस्टम को और अधिक मजबूत कर रहे हैं ताकि किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में समय रहते लोगों को चेतावनी देकर उसके प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके, कम से कम किया जा सके। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार धराली सहित धराली है, श्याना चट्टी है, अनेक स्थान जहां पर भी आपदा में बहुत नुकसान हुआ है, सभी आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी और जल्दी ही हम जो है उनके लिए जो सहायता का हमारा प्रावधान किया है हमने, उसको जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचाने का भी हम प्रयास करेंगे। उनकी सुरक्षा, राहत, पुनर्वास, उसके लिए हम हर संभव हम जो भी प्रभावी कदम है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को भी सुरक्षित करने के लिए निरंतर संकल्पबद्ध है। हमने जहां एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, दंगा रोधी कानून बनाया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। राज्य में पहली बार ऑपरेशन कॉलोनी चलाकर सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले जिहादियों को हमने पकड़ने का भी काम किया है और वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से भी अधिक अतिक्रमण से मुक्त कराया है, लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम किया है। जब हम सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हैं तो आप सबको पता है कुछ लोगों को बहुत दर्द होता है, क्योंकि इन लोगों का उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं से कोई सरोकार नहीं है। इन सभी लोगों को केवल और केवल अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये हर काम करते हैं, हर कोई स्टेटमेंट देते हैं। इनको हमारे लैंड जिहाद पर कार्रवाई करने से भी दिक्कत है। जब हम लैंड जिहादियों पर कार्रवाई करते हैं, सरकारी अतिक्रमण मुक्त करवाते हैं, तो उसमें भी इनको परेशानी होती है। इन्हें ऐसा काम करने वाले, अतिक्रमण करने वाले, जिनका कोई नामो निशान नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, उन पर जब हम कार्रवाई करते हैं तो उस पर तो इनको बड़ी परेशानी होती है। आज जब हम प्रदेश में हरा कपड़ा, नीला कपड़ा, पीला कपड़ा डालकर सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसमें भी इनको परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि यहाँ उनका भी उतना ही अधिकार है जितना यहाँ के लोगों का है। अब बताइए इस प्रकार से कैसे संरक्षण इन लोगों के समय में हो सकता था, ये हमें समय सोचना पड़ेगा। आज जब हम घुसपैठियों को पकड़ रहे हैं तो उस पर भी इनको परेशानी है। अरे भाई, जो अच्छा काम कर रहे हैं, राज्य के अस्तित्व को, देवत्व को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उस पर तो राजनीति नहीं की जानी चाहिए, उस पर कोई पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। उस पर केवल और केवल ये बात होनी चाहिए कि देवभूमि का देवत्व कैसे बचेगा, यहाँ की संस्कृति कैसे बचेगी, यहाँ का मूल अस्तित्व कैसे खराब होने से रोका जा सकेगा। क्योंकि हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए इन्हीं लोगों ने इन घुसपैठियों को यहाँ बसाने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने पूरे देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था की है। और उस पर भी जहां पूरे देश के अंदर तमाम राष्ट्रवादी लोगों ने, जिनके देश प्रथम की जिनके अंदर भावना है, उन सभी ने हमारे इस फैसले की बहुत सराहना की और बहुत उन्होंने हमारा प्रोत्साहन भी किया। लेकिन कुछ लोगों को यह भी समान नागरिक संहिता का कानून भी उनको अच्छा नहीं लगा। अब आप ही बताइए, क्या देवभूमि उत्तराखंड में किसी को धर्म के नाम पर महिलाओं को
उनके साथ अत्याचार करने की खुली छूट देनी चाहिए क्या? देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। तो भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए भी हमने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड में संचालित सभी विद्यालयों और मदरसों में सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में कट्टर मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और तो वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया। मैदानी इलाकों में घने कोहरे के कारण सुबह और शाम दृश्यता कम रहेगी, जिससे यातायात प्रभावित होने की संभावना है। विशेषकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। देहरादून में धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी हुई, जबकि उधम सिंह नगर में घने कोहरे के कारण शीत जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने चेताया कि कोहरे के कारण हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है और लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें मुख्य रूप से चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे, जिन पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। राज्य में संचालित अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना को लेकर निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके तहत अटल आयुष्मान योजना में आपको बता दें इंश्योरेंस मोड पर और गोल्डन कार्ड योजना हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने नेचुरल गैस पर लिए जाने वाले वैट की दर को भी 20% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है। चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा विभाग के 2 एजेंडे पॉइंट्स हैं। इसको अभी सचिव साहब यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो आपको बता देंगे। एक नेक्स्ट एजेंडा है बांस एवं रेशा विकास परिषद, उसके ढांचे में परिवर्तन किया गया है। बैम्बू बोर्ड के ढांचे में परिवर्तन किया गया है, जिसमें जो तकनीकी प्रकृति के जो स्टाफ हैं उसको पहले ये उपनल से लिए गए थे, उसके बजाय खुले बाजार या आउटसोर्स पर रखे जाने की व्यवस्था की गई है। जो नए ढांचे में 13 पदों को संशोधित ढांचे में आउटसोर्सिंग या खुले बाजार से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रखा गया है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।